हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो टीजीटी एसएसटी की जो वैकेंसी निकली है उसका ऑफिशियल सिलेबस के बारे में डिस्कशन रखेंगे। सिलेबस मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल कराया गया है आपको इस वीडियो में, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं दोनों को ही जो किसी भी तरीके के कोई डाउट्स ना रहे। प्लस आज हम कोशिश करेंगे कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपको किस तरीके से सिलेबस को लेते हुए अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इनकी वैकेंसी पहले भी आई थी, लेकिन उनका एग्जाम जो थे वो उस तरीके से नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला है और फर्स्ट टाइम एग्जाम में बच्चों को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी डायरेक्शन किस तरीके से लेंगे सिलेबस को देखते हुए, और सिलेबस के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर कर दूंगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं प्रिपरेशन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, तो वो मैं आपके क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ठीक है, पहला आपका हिस्ट्री हो गया, दूसरा पॉलिटिकल साइंस हो गया, तीसरा आपका इकोनॉमिक्स हो गया, चौथा आपका ज्योग्राफी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट आपको इक्वली पढ़ने हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम कॉम्बिनेशन को लेकर कि कॉम्बिनेशन में ही तो सब्जेक्ट नहीं, आपको पढ़ाई तो चारों सब्जेक्ट की पढ़नी है और एलिजिबिलिटी में जो कॉम्बिनेशन दे रखा है उसमें आपकी चीजें आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन पढ़ना आपको चारों ही सब्जेक्ट है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट में भी इन्होंने पूरा डिटेल में चीजें बताई हैं। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का सिलेबस देखोगे और प्लस आप डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस का सिलेबस देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर मिलेंगी। डीएसएसबी के भी बिल्कुल सेम सिलेबस है, शायद ही कोई एक आध टॉपिक आपका अलग हो। अगर किसी को कोई अलग टॉपिक दिखाई देता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैंने चेक किया था तो मुझे कोई भी ऐसा टॉपिक अलग देखने को नहीं मिला। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा के चलिएगा, ताकि आपकी डीएसएसबी की भी तैयारी साथ के साथ होती रहे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो कंसर्न सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और ये याद रखिएगा हिस्ट्री में आपके 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जो कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं सारे। उन्हें तो जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं उन्हें तो आपको करना ही करना है, प्लस 2-3 टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, उन टॉपिक्स को भी आप देख लेना, ताकि आप एक कहते हैं ना अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाए। होप सो सारी चीजें आप लोगों को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन है, जिसमें कि समसामयिक विश्व की यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो उस टाइम पे सिचुएशन थी, उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है औद्योगिक क्रांति, आर्थिक महामंदी और मजदूर और किसान वर्ग के मुद्दे। ठीक है, अब देखिए मजदूर और किसान वर्ग के मुद्दे, अगर ये वाला टॉपिक आप पढ़ोगे तो इसमें पॉलिटी का भी टच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब ये वाला टॉपिक जो पढ़ते हैं तो हमें कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो जब आप पॉलिटी वाले सेक्शन में आओगे ना तो पॉलिटी में आपका कार्ल मार्क्स वाला जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे आप सिलेबस को जब तक समझोगे तब तक आपको चीजें सही मायने में पता चलेंगी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं आपको हर एक चीज डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी जो मुझे लगता है कि आपके लिए ये बेहतर हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 20वीं सदी में भारत में औद्योगिक विकास, है ना, उद्योगों का विकास, ये वाली जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड वो है जब ब्रिटिशर्स हमारे पर कब्जा करके बैठे थे, उपनिवेश था भारत, और वहां पर जब इन्होंने मतलब जो इंडियंस थे इनका शोषण अपने चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, ये वही टाइम पीरियड है। तो आप जब तक इंटरलिंक करके ही पढ़िएगा एक एक टॉपिक को। फिर इसके बाद अगर हम बात करें भारत में औपनिवेशिक समाज की विशेषताएं, अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया 20वीं सदी में भारत में उद्योगों का विकास, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, भारत में औपनिवेशिक समाज की विशेषताएं। ठीक है, क्योंकि जब आप चीजें पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पहले अगर आप भारत में औपनिवेशिक समाज की विशेषताएं जब समझेंगे ना तो आपको ये वाला टॉपिक 20वीं सदी में उद्योगों का विकास ये अपने आप ही
सही मायने में समझ आने लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर जगह ये पूछा जाता है, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, या फिर आपका अभी केवीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें से डायरेक्टली यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, मतलब हर बच्चा अगर उसने ये टॉपिक पढ़ा है, गो थ्रू हुआ है, तो वो भी इन क्वेश्चन से टैकल कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए चीजों को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि कॉजेज, फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे, ठीक है, क्या इवेंट्स हुए, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। इम्पैक्ट में हम इस पे भी पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट मतलब फ्रांस में क्या हुआ, ठीक है, उस समय वहां पर क्या इम्पैक्ट पड़े, प्लस विश्व स्तर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि आपको पता है स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्वता और स्वतंत्रता, ये जो नारे थे ना, ये इसी टाइम प्रचलित किए गए थे, तो ये विश्व पे एक इम्पैक्ट था। ठीक है, ताकि लोगों को अब औपनिवेशिक जो भी देश औपनिवेशिक शक्तियों के अंडर थे, उन लोगों को चीजें मतलब अब समझ आने लगे कि अधिकार क्या है, हमारा देश है, इस तरीके से। और फिर इसके परिणाम क्या निकले, परिणाम कैसे विश्व स्तर पे भी पढ़ेंगे, और वहां पर उस समय जो लुई 16 था उसके हर एक नीति पर क्या परिणाम निकले। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वो 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये आपका 1857 का रिवॉल्ट जो है, इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको ना इन सब चीजों में कौन सी जगह से कौन लड़ा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ का गवर्नर कौन था, और क्या कहते हैं मतलब कि अंग्रेजों की साइड से कौन लड़ रहा था और इंडियंस की तरफ से कौन लड़ रहा था। ये जो लिस्ट है ना, वो मैं कोशिश करूंगी, वैसे तो नोट्स में आपको ये लिस्ट पूरी मिल जाएगी, लेकिन मैं यूट्यूब पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपको एक सही तरीके से चीजें पता चल जाए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, तो 1885 से 1947, तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ी भी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, तो ये जो टाइम पीरियड है 1858 जो टाइम पीरियड 85 जो टाइम पीरियड है, ये कांग्रेस की शुरुआत है। ठीक है, तो एक पढ़ा लिखा वर्ग जो था वो सत्ता में, मतलब सत्ता में नहीं लेकिन अपने अधिकारों की बात करने की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये एक तरीके से आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुए, इन्होंने किस तरीके से भारत को आजादी दिलाने में सहयोग किया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आंदोलन हुए, ठीक है, कौन कौन से जो संगठन थे वो कैसे बने, कौन सी उस समय कौन कौन सी बुक्स आई थी, कौन कौन से, थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब वे में पढ़ोगे तो ना सिर्फ आपकी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की तैयारी होगी, बल्कि डीएसएसबी की भी आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। और नोट्स में मैं आपको कोशिश करती हूँ कि हर चीज जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए। फिर इसके बाद हम बात करें रशियन रेवोल्यूशन की, तो रशियन रेवोल्यूशन में भी आप बात करेंगे कारण, घटनाएं, रूस और विश्व पर इसका प्रभाव और इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे राइज ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद का उदय। देखिए मैंने आपको जो अभी ऊपर टॉपिक बताया था उसमें हम जब बात करते हैं कि जो किसान वाला जो टॉपिक था, किसान और जो ये पूंजीवादी लोग थे, यहाँ से शुरुआत हुई थी समाजवाद की। ठीक है, और इसी में हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स का दर्शन क्या था। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत क्या थे। ठीक, इसके बाद 2-3 कोटेशंस हैं जो कार्ल मार्क्स के हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। इस तरीके से जो इनके कोटेशंस थे। ठीक है, और जो इनके 2-3 बुक्स हैं, वो इस तरीके से आप चीजें करते रहिएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, समाजवाद का प्रभाव। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली। ठीक है, जर्मनी और इटली में फासीवाद ताकतों का उदय। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 2 विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना। ठीक है, 2 विश्व युद्ध में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो आपको लीग ऑफ नेशन भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ क्योंकि इसलिए बता नहीं रखा, लेकिन लीग ऑफ नेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संगठन स्थापित किया गया था वो लीग ऑफ नेशन था, और इसके फेलियर की वजह से ही जो हमें दूसरा विश्व युद्ध देखने को मिला था।
ठीक है। तो आपको दो तीन चीजें ये याद रखिएगा, जितने भी टॉपिक मैं मुंह से बोल रही हूँ इसमें नहीं लिखे हैं उन टॉपिक्स को भी जरूर देखिएगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो आपको लीग ऑफ नेशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर और संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ भी आपको ठीक से देखना है। बाकी मैंने कोशिश की है कि नोट्स में आपको सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाए। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी में आपका पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा, ठीक है। इसके बाद संघवाद, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स हैं, ये 9-10 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और 9-10 की एनसीईआरटी तो आपको छोड़नी ही नहीं है, हर हाल में 9-10 की एनसीईआरटी को कर लेना, ठीक है। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। फिर इसके बात करें पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ठीक है। अब जो उस समय जो मतलब जो लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन थे, जैसे कि नेपाल और बोलीविया वाला, ये आपका 9th क्लास के चैप्टर में है। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक अवधारणा, इसकी मुख्य विशेषताएं, स्थानीय स्वशासन, चुनाव भारत में और विश्व में लोकतंत्र का क्या स्थान है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी। तो ये थोड़ा दर्शन वाला पार्ट आपका आ जाता है, लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा ये, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो उस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप इजीली टैकल कर सको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान निर्माण, अंगीकरण, संस्थाओं की कार्यप्रणाली, मौलिक अधिकार, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइन में बहुत बड़ा आपको दे रखा है चीजें, क्योंकि भारतीय संविधान का जो निर्माण है, मतलब जब हमारा भारतीय संविधान जब बनना शुरू हुआ था तो ये भी टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, जैसे कि 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान निर्माण जो जब किया जा रहा था तो कौन कौन से संगठन कह रही हूँ, आयोग बनाए गए, और कौन कौन से, जैसे प्रारूप समिति जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रारूप समिति से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से संस्थाओं का निर्माण किया गया, और मौलिक अधिकार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। फिर इसके बाद आपका आ जाता है ज्योग्राफी। देखिए यहाँ पर आपको ये पॉलिटी में टॉपिक कम लग रहे हैं, लेकिन अगर इन टॉपिक को आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से करोगे ना तो ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है, ठीक है। जितने ये इसमें दे रखे हैं ना, पूरे लक्ष्मीकांत की कम से कम 500 या 700 पेजेस की पूरी बुक है जो कि सिर्फ यही टॉपिक कवर करती है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उसका साइज ही देख के आप पूरा मंथ क्या मतलब पूरी तैयारी उसे सिर्फ उसी को ही पढ़ने में लगा दोगे, तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में सौरमंडल का परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, जलवायु, ठीक है, जल और महासागर, ठीक है। जल महासागर में जो हमारी और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है, और आपका भारत का भौतिक स्वरूप और विशेषताएं इसकी, ठीक है। इसके बाद हमारा जलवायु, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, इसमें आपका बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वेब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस समय, जैसे कि आपके हर तरीके के क्वेश्चन, आपके तंत्र, भारत की ऋतुएं, भारत की जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ज्योग्राफी करेंगे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मैप की लोकेशन जरूर ध्यान में रखिएगा। मैप की लोकेशन के अकॉर्डिंग आप चीजें करिएगा। अगर आप मैप को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है, और उनका जैसे कि आपको पता है कि भारत में है ना बहुत ज्यादा टाइप्स की सॉइल मिलती है, तो और सॉइल भी अलग अलग प्रकार की, ठीक है। तो ये मिट्टी के प्रकार और उनकी क्या क्या विशेषताएं, कौन सी जो सॉइल है जो फसलों के लिए ज्यादा अच्छी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और प्रकार और वितरण, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स अपने आप में थोड़ा सा, मुझे जहां तक लगता है, जितना मैंने बच्चे को अज्यूम किया है, तो काफी बच्चे हिस्ट्री और पॉलिटी वाले सेक्शन वाले होते हैं, तो इकोनॉमिक्स ज्यादा बच्चों का इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप 9-10 से, जैसे आपकी शुरू हो रही है 9-10 से,
तो इकोनॉमिक्स शुरू करोगे ना तो आपको इजीली चीजें आप डील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा आपको डिफिकल्टी महसूस हो। हाँ, लेकिन थोड़ा कर्व वगैरह जो इनके डायग्राम्स हैं उन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन, आपका जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण, ठीक, जनसंख्या सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता, ठीक है। इसके बाद हम बात करें संसाधन और विकास, कृषि, ठीक है, सॉरी ये कृषि एक ही नहीं हो गया है, ये कृषि यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर, कृषि अलग टॉपिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि इंटरलिंक करते हुए पढ़ना है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भी आपको ये कृषि वाला चीजें सामने आएंगी। देखिए एसएसटी अपने आप में एक एसएसटी को एक सब्जेक्ट क्यों फॉर्म किया जाता है, क्योंकि हर एक चैप्टर दूसरे किसी न किसी सब्जेक्ट के चैप्टर से कुछ ना कुछ इंटरलिंक कर रहा होता है, ठीक है। तो जो संसाधन और विकास वाला जो चीजें हैं ये आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद आपदा और खतरों को समझना, संसाधन के रूप में लोग, ठीक है, ये आपका जो शायद 10th क्लास का चैप्टर है ना। ये भी आपका पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी एक चुनौती के रूप में, ठीक है। फूड सिक्योरिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है, और वृद्धि एवं विकास की संरचनात्मक, ठीक है। और फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और पैसा और क्रेडिट, ये आपका मनी एंड क्रेडिट। और इसमें दो, यहाँ पर मेरे को दो टॉपिक अलग देखने को मिले, लेकिन वहां पर ये डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं जब आप केवीएस के सिलेबस को देखते हो या डीएसएसबी के, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक का कार्य और वाणिज्य बैंक, ठीक है, ये भी टॉपिक, और ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक आपको डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस इनमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आपके जनरल पार्ट के सिलेबस की, तो जनरल पार्ट में भी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आपका सिनोनियम्स हो गए, वर्ब्स हो गए, टेंसेस हो गए, एडवर्ब हो गए, ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट हो गए, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एडवर्ब करेक्शन, एरर करेक्शन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, अनसीन पैसेज हो गए, वोकैबुलरी हो गए, ऑटोनियम्स हो गए, ग्रामर, इडियम फ्रेजेस, ठीक है। और इसके बाद एक्टिव पैसेज, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो आपका हिंदी का सिलेबस आ जाता है, जिसमें कि हिंदी में हम पढ़ेंगे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियां, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है, और आपतित गद्यांश। फिर इसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट इवेंट, जो भी उस समय आपके करंट इवेंट चल रहे होंगे वो पढ़ने हैं, प्लस जो स्पेशल जो चीजें हैं जैसे कि एजुकेशन फील्ड में कुछ ऐसा हो रहा है तो वो भी आपको ध्यान देनी है, प्लस आपको डेवलपमेंट इन एजुकेशन, ये आपका अवेयरनेस में इंक्लूड है, ठीक है। फिर साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ये जो चीजें हैं ये आपके एसएसटी सब्जेक्ट कंसर्न वाले चीजों में भी कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपका हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपका हो गया, फिर स्पेसिफिक रिसर्च, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स न्यूज, कल्चर, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, और स्पोर्ट्स आपका नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड कंट्रीज कैपिटल, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आपका अब बात करें आपके रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपका एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, है ना, और फिर आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पैसेज एंड कंक्लूजन हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, सीरीज टेस्ट हो गया, नंबर रैंकिंग, ठीक है, डायरेक्शन और डिसीजन मेकिंग टेस्ट, ठीक है, ये सारे आपके टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट और एनालॉगी 2 बार यहाँ पर आ गया है, ठीक है, मिसलेनियस टेस्ट और नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर आपका ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस हो गया, कीवर्ड शॉर्टकट्स हो गए, ठीक है, इनके यूजेस हो गए, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट हो गया,
अब आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में जब आप पढ़ेंगे तो टीचिंग नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, बेसिक आर्ग्यूमेंट हो गया, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है, लर्नर का जो कैरेक्टर है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मतलब कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं आपकी टीचिंग मेथड्स को या फिर टीचिंग को, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग हो गया आपका, जो मतलब किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए आप किस तरीके से कौन सा मेथड यूज करोगे। फिर टीचिंग एड्स हो गया, मतलब जैसे कि अगर हमें बच्चे को पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है तो टीचिंग एड्स में क्या आ गया, हम ग्लोब का यूज करेंगे, ठीक है। इवेल्युएशन सिस्टम, मतलब हम किस बिहाफ पे बच्चे को इवेल्युएट करेंगे। फिर इसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात होगी एक्सपीरियंस के, मतलब जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो उस समय उस सिचुएशन में आप किस तरीके से बच्चों के साथ डील करेंगे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, एग्जैक्ट सिलेबस आपको पता चल गया है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। वैसे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, इनके अकॉर्डिंग डे बाय डे टारगेट सेट कीजिए। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो गया होगा, लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं उतनी चीजों पे अगर आप गौर करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है हर चीज को मैनेज करने में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।